Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग आखिरी लेक्चर की, जो कि वेव ऑप्टिक्स का 5वां लेक्चर है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे विद डिफ्रैक्शन बाय अ सर्कुलर एपर्चर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमारे को डिफ्रैक्शन का आइडिया लग चुका है, राइट। तो इस बार हम लोग देखने वाले हैं कि इंस्टेड ऑफ अगर हमारे पास एक स्लिट हुए ना, स्लिट के बजाय इस बार अगर हमारे पास एक सर्कुलर एपर्चर हुए ना, हियर वी कंसीडर डिफ्रैक्शन बाय अ सर्कुलर एपर्चर, मतलब कि दैट इज अ सर्कुलर ओपनिंग हो, सच एज सर्कुलर लेंस थ्रू विच लाइट कैन पास, है ना, shows the image formed by light from a laser that was directed onto a circular aperture with a very small diameter, है ना। इस चीज पे गौर करिएगा बच्चों, यहाँ पर डायमीटर कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। दिस इमेज इज नॉट अ पॉइंट, है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बच्चों मैंने ही आपको पढ़ाया है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक लेंस होगा, है ना। तो अगर पैरेलल रेज आती है तो लेंस के द्वारा जब वो इमेज बनाता है तो कैसा इमेज बनाता है, वो पॉइंट इमेज बनाता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब अगर हम लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हमारे को लाइट का वेव नेचर भी देखना होगा, है ना। तो अगर क्लोजली देखें हम लोग इस पॉइंट इमेज को, तो वो पाया ये गया कि दिस इमेज इज नॉट अ पॉइंट as geometrical optics would suggest, but a circular disc surrounded by several progressively fainter secondary rings, है ना, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या है ये, द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सर्कुलर एपर्चर, है ना। नोट द सेंट्रल मैक्सिमम एंड द सर्कुलर सेकेंडरी मैक्सिमा। द फिगर हैज बीन ओवर एक्सपोज, है ना, हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से इस इमेज को लिया है टू ब्रिंग आउट दीज सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना। तो ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा आपको दिखाई दे रहा है, एक तो बीच में बहुत ब्राइट आपको एक डिस्क दिख रहा है, उसके बाहर देखिए अलग अलग हमारे को यहाँ पर अलग अलग मैक्सिमा भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत फेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बाहर भी दिखाई दे रहे होंगे ना, विच आर मच लेस इंटेंस दैन द सेंट्रल मैक्सिमम। और कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा बच्चों कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में भी आपने देखा होगा कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा होते थे वो क्या होते थे, उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती थी, राइट। आपको याद होगा सबसे पहला जो ब्राइट हमारा सबसे जो सेंट्रल मैक्सिमम था, उसकी इंटेंसिटी अगर I0 थी तो बाकियों की I0/22, है ना, फिर I0/62.5, इस तरीके से कम होती जा रही थी। तो वैसा ही कुछ हम लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि इस बार इंटेंसिटी जो है धीरे धीरे क्या होती जा रही है, काफी कम होती जा रही है ना। और इतनी कम होती जा रही है कि कुछ देर बाद तो आपको जो मैक्सिमा है वो नजर भी ठीक से नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो फिगर है ये ओवर एक्सपोज्ड है, तब जाकर के हमारे को थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, वरना तो हमारे को एक और यहाँ पर है ना सिर्फ एक मैक्सिमा दिख पाता, उसके बाद का जो मैक्सिमा है वो ठीक से दिख भी नहीं पाता, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब इस पैटर्न को है ना एनालाइज किया गया, और ये जो एनालिसिस थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉम्प्लेक्स थी, तो हमें क्या पता चला, द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ सच पैटर्न्स शोज दैट द फर्स्ट मिनिमम फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सर्कुलर एपर्चर ऑफ डायमीटर d is located by sin theta is equal to क्या आ रहा है, 1.22 लैम्डा अपॉन d, है ना। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्मॉल d है वो क्या है, वो डायमीटर है, ठीक है। तो ये किसकी लोकेशन बता रहा है, फर्स्ट मिनिमम की, है ना, किस केस में, सर्कुलर एपर्चर के केस में। द एंगल थीटा हियर इज द एंगल फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस टू एनी पॉइंट ऑन दैट सर्कुलर मिनिमम। क्लियर है ये बात। तो ये एंगल हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं सेंट्रल एक्सिस से। तो बच्चों, अगर हम लोग एक छोटा सा कंपैरिजन देखें तो पहले सिंगल स्लिट के केस में आपको याद होगा कि फर्स्ट मिनिमम कहाँ पर आता था, साइन थीटा इज इक्वल टू λ/a पर आता था। लेकिन इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कहाँ पर आ रहा है, 1.22 टाइम्स λ/d, है ना। तो पहले जो a है वो स्लिट विड्थ होता था, और यहाँ पर जो d है वो भी डायमीटर है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1.22 का एक फैक्टर है, राइट। तो वही यहाँ लिखा है कि विच लोकेट्स द फर्स्ट मिनिमम फॉर अ लॉन्ग नैरो स्लिट of width a, है ना, sin theta equal to λ/a। The main difference is the factor 1.22, और उसका रीजन क्या हम लोग बोल सकते हैं, which enters because of the circular shape of the aperture। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई है कि कंसिडर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करेगी कॉन्वेक्स लेंस पे तो हमें पता है कि क्या होगा, फोकल लेंथ जितनी दूरी पर है ना वो एक पॉइंट इमेज बनाता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो हमें यही बताया था।
लेकिन अगर उस पॉइंट इमेज को हम लोग एनालाइज करें तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो एक डिस्क जैसी इमेज होगी, राइट। तो कंसिडर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस. If the lens is well corrected for aberrations, then geometrical optics tells us that the beam will get focused to a point. However, because of diffraction, the beam instead of getting focused to a point gets focused to a spot of finite area, है ना, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं. तो जो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा, कौन से थीटा पर हमारे को जो पहला मिनिमम है वो मिल रहा है, तो हम लोगों ने देख रखा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा था, 1.22 लैम्डा बाई डी, है ना. और यहाँ पर देखिए ये जो 2a है वो बेसिकली d का रोल प्ले कर रहा है ना. यहाँ पर 2a जो है वो क्या है, 2a जो है वो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एपर्चर है ना. तो देखिए बच्चों वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड 2a इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एपर्चर या फिर डायमीटर ऑफ द लेंस, है ना. लेंस का जो डायमीटर है वो हमें यहाँ पर दे रखा है ना. जो भी इसमें से स्मॉलर होगा वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग आइडिया लगाएं यहाँ पर, है ना, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर लैम्डा को हम लोग 0.5 माइक्रोमीटर लें, फोकल लेंथ को लगभग 20 सेंटीमीटर लें और स्मॉल ए को लगभग 5 सेंटीमीटर लें, तो जो R0 की वैल्यू आएगी वो लगभग 1.2 माइक्रोमीटर आएगी. क्लियर है बात. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो रेडियस है वो कितना छोटा आ रहा है. इसके अलावा बच्चों एक और चीज देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि रेडियस, है ना, ये जो डिफ्रैक्शन डिस्क बनी है उसका रेडियस जो है वो कितना आ रहा है, 0.61 लैम्डा एफ अपॉन ए. अब ये कैसे आया होगा, तो ये बहुत आसान है निकालना. हम लोग जानते हैं कि ये जो आर्क लेंथ है वो होता है r इंटू थीटा, है ना, रेडियस इंटू थीटा. तो अब देखिए यहाँ पर जो रेडियस का रोल है वो तो फोकस प्ले कर रहा है ना, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें पता है कि कितनी होगी, है ना. तो हम लोग यहाँ पर जो है रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं ना. रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर, R0. इसको अगर मैं R0 कह रहा हूँ, है ना, रेडियस ऑफ दिस डिफ्रैक्शन डिस्क, तो वो कितना आ जाएगा, R0 विल बी इक्वल टू एफ इंटू थीटा, है ना. तो f मल्टीप्लाइड बाय, हम लोगों ने थीटा कितना निकाला था, आपको याद होगा कि थीटा हम लोगों ने निकाला था 1.22 लैम्डा अपॉन डी, है ना. तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय, अब d का रोल यहाँ कौन प्ले कर रहा है, 2a प्ले कर रहा है ना. तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया हमारे पास, 1.22 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.61 बन जाएगा. तो हमारे पास देखिए R0 की वैल्यू क्या आ गई, 0.61 एफ लैम्डा अपॉन ए. क्लियर है ये बात. तो चलिए बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने देखा, हमने जो पढ़ा उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं ना. तो जैसा कि मेरे पास एक सेटअप है, यहाँ से मैं लेजर लाइट भेज रहा हूँ, है ना, ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पर जा रही है. अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको दिखाई दे रही है. एक तो वो यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है जिसमें एक छेद है ना, एक सर्कुलर होल है जिसके थ्रू लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है ना. और आगे एक और स्क्रीन है जहां पर हम लोग उसकी इमेज देख रहे हैं ना. तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे यहाँ पर देखिए डायमीटर ऑफ द होल, है ना, डायमीटर ऑफ द एपर्चर को देखिए जैसे जैसे मैं इसे बड़ा करता जा रहा हूँ, है ना, वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिफ्रैक्शन जो है वो कम होता जा रहा है, राइट. और हमें जो यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है ना, स्क्रीन में जो इमेज दिखाई दे रही है, तो वो ज़्यादा पॉइंट साइज्ड दिखाई दे रही है. मतलब जैसा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स प्रिडिक्ट कर रहा था उस टाइप का फिनोमेना ज़्यादा हो रहा है. लेकिन जैसे जैसे मैं डायमीटर ऑफ द एपर्चर को देखिए कम करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे ये जो फैलाव है, वैसे वैसे ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो ज़्यादा हो रहा है ना. और इस वजह से आपको एक क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक ब्राइट डिस्क बन रही है जिसके चारों तरफ, है ना, आपको दिखाई दे रहा है कि और भी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जैसी चीज़ें बन रही है, जो हमें पता है ना, कि इस डिस्क के ठीक बाहर क्या एक मिनिमा है, फिर मैक्सिमा आ रहा है ना यहाँ पर. तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो मैक्सिमा आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती जा रही है ना. तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जैसे जैसे मैं एपर्चर के डायमीटर को बड़ा करता जा रहा हूँ वैसे वैसे जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ने प्रिडिक्ट किया था वो हो रहा है. क्लियर है ये बात. लेकिन जैसे जैसे मैं डायमीटर को छोटा करता जा रहा हूँ एपर्चर का, वैसे वैसे ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है. ठीक है. तो देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी आता था. तो जैसे जैसे मैंने क्या करा, मैंने डी को बढ़ाया, है ना, जैसे जैसे मैंने डी को बढ़ाया वैसे वैसे आपको दिख रहा था कि साइन थीटा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना. मतलब जो डाइवर्जेंस है वो क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, जिस वजह से जो रेडियस ऑफ द डिफ्रैक्शन डिस्क है ना, वो भी क्या होती जा रही थी, वो भी कम होती जा रही थी.
ठीक है। और जैसे जैसे मैं डी को कम कर रहा था वैसे वैसे जो रेडियस ऑफ द डिफ्रैक्शन डिस्क है वो भी क्या होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था। तो अभी हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, डी के वेरिएशन के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि रेडियस ऑफ द डिफ्रैक्शन डिस्क पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी में न्यूमरेटर में लैम्डा भी तो है ना। तो कौन से वेवलेंथ का हम लोग यूज कर रहे हैं उस पर भी रेडियस ऑफ द डिफ्रैक्शन डिस्क पे फर्क पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 380 नैनोमीटर की लाइट यहाँ पर देख रहा हूँ, है ना। तो अभी यहाँ पर जो शुरुआत में जो लाइट है ना, इसका वेवलेंथ क्या है, बहुत ही कम है। अब देखिए बच्चों, जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ाता जाऊंगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे पता है कि फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, है ना। तो लैम्डा अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, मतलब थीटा भी बढ़ेगा। थीटा बढ़ेगा मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ द डिफ्रैक्शन डिस्क जो है वो बढ़ना चाहिए ना। तो चलिए वेवलेंथ बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि जो रेडियस है ना वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है ना। आप देख पा रहे हैं कि रेडियस ऑफ द डिफ्रैक्शन डिस्क जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग लैम्डा को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उसको किस तरीके से यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये डायग्राम ऊपर भी है ना। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग वेवलेंथ को कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखते जा रहे हैं ना। आप ऊपर भी डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये जो रेडियस ऑफ द डिफ्रैक्शन डिस्क है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और जैसे जैसे वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं तो आप ऊपर वाले स्क्रीन को भी देख सकते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये रेडियस ऑफ द डिफ्रैक्शन डिस्क जो है वो बड़ा होता जा रहा है। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है रिजॉल्वेबिलिटी। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जैसे कि मान लीजिए कि बहुत दूर कोई पेड़ है ना, अब आप जब देखते होंगे उस पेड़ को तो आपको ऐसा नजर आता होगा कि ठीक है एक ग्रीनिश अपीयरेंस है वहां पर, है ना। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप दो पत्तों में फर्क नहीं बता पाएंगे, है ना। बहुत दूर के पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो दोनों जो पत्ते हैं ना पेड़ के, किसी दो पत्तों की अगर बात करें तो वो दोनों इतने पास है कि उनकी इमेज जब आपके आंखों में बनती है ना, तो वो दोनों इमेज जो है वो पॉइंट इमेजेस तो होती नहीं है, वो तो एक डिस्क इमेजेस बनती है। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं जिससे आपको एक क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती है पत्तों की, है ना। इसलिए आपको ओवरऑल जो है ना, एक ग्रीनिश अपीयरेंस ओवरऑल दिखाई देता है ना। तो इसी को कहते हैं रिजॉल्व करना, है ना। अगर वो दोनों पत्तों की इमेज हमें अलग अलग दिखाई दे तो हम लोग कहेंगे कि ठीक है वो जो इमेजेस है वो दोनों क्या है, रिजॉल्व्ड है। तो वही है, देखिए द फैक्ट दैट लेंस इमेजेस आर डिफ्रैक्शन पैटर्न्स इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी विश टू रिजॉल्व या फिर डिस्टिंग्विश टू डिस्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हुज एंगुलर सेपरेशन इज स्मॉल, है ना। दोनों के बीच में हमारे एंगुलर सेपरेशन जो है वो क्या हो, कम हो, है ना। एट द टॉप द इमेजेस ऑफ 2 पॉइंट सोर्सेज स्टार्स, है ना। जैसे कि यहाँ पर 3 इमेजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। अब यहाँ पर जो पहला इमेज है उसमें क्या है, उसमें 2 पॉइंट सोर्सेज जो कि कैसे हैं, स्टार्स है ना एक्चुअली। तो उनकी इमेज यहाँ पर दिखाई गई है जो कि बिल्कुल क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द सोर्सेज इज टू स्मॉल फॉर देम टू बी डिस्टिंग्विश्ड, है ना। तो पहले केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि वो दोनों स्टार्स एक्चुअल में तो बहुत दूर है, लेकिन हमारे लिए उनका जो एंगुलर सेपरेशन है वो इतना कम था कि उनकी जो इमेज बन रही है ना वो कैसी बन रही है, वो ओवरलैपिंग बन रही है ना। तो जिस वजह से हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि यहाँ पर 2 अलग अलग स्टार है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, एट द बॉटम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इमेज इंटेंसिटीज, है ना। नीचे भी देखिए डायग्राम में यहाँ पर इमेज की इंटेंसिटी दिखाई जा रही है, ठीक है। अब आते हैं बी वाले डायग्राम में, दे कैन बी मार्जिनली डिस्टिंग्विश्ड, है ना। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ 2 स्टार्स है, ठीक है। और सी में हम लोग देख पा रहे हैं कि दे आर क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बड़े आराम से कि हाँ 2 अलग अलग स्टार की इमेजेस है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में एक क्राइटेरियन जिसको कहते हैं रेलीज क्राइटेरियन, है ना। वो एक्चुअली बी में सेटिस्फाई हो रहा है। और रेलीज क्राइटेरियन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन डिफ्रैक्शन पैटर्न है इट शुड कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द अदर। तो देखिए बच्चों ये है हमारा रेलीज क्राइटेरियन, है ना। ये क्या कहता है आइए देखते हैं, वेदर 2 डिस्क इमेजेस आर नियर बाय पॉइंट्स आर रिजॉल्व्ड or not may depend on the person viewing the images,
है ना, एक्चुअली वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है. रेली सजेस्टेड अ क्वांटिटेटिव क्राइटेरियन फॉर रेजोल्यूशन. अब उनका कहना क्या है कि टू इमेजेस आर कॉल्ड जस्ट रिजॉल्व्ड इन दिस क्राइटेरियन if the center of one bright disk falls on the periphery of the second. मतलब समझ रहे हैं बात आप. हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कि पॉइंट साइज इमेज बननी चाहिए, पर वेव ऑप्टिक्स के थ्रू हमने देखा कि नहीं, वो पॉइंट इमेज नहीं है, वो क्या है, एक डिस्क है. तो अब इनका कहना यह है कि अगर एक की जो डिस्क है ना, उसका जो सेंटर है, ठीक है, एक डिस्क है, उसका जो सेंटर है ना, वहां पर क्या लाई करना चाहिए, दूसरे डिस्क की पेरीफेरी. तब हम लोग कहेंगे कि ये जो दो इमेजेस है दे आर जस्ट रिजॉल्व. तो देखिए बच्चों, यहाँ डायग्राम में मैंने उस चीज को शो करने की कोशिश करी है, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स है ना, P1 और P2, इनकी इमेज मान लीजिए बन रही है यहाँ पर, है ना, फोकल प्लेन पे बनेगी, राइट. तो फोकल प्लेन पे इनकी इमेजेस बन रही है, लेकिन इमेज जो है वो पॉइंट साइज नहीं है, बल्कि कैसी है, डिस्क जैसी है ना. तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली बी वाले केस के लिए, मतलब जो दोनों इमेजेस है ना, ये जो दोनों इमेजेस हैं, इनको हम लोग कहेंगे कि दीज आर जस्ट रिजॉल्व्ड. क्योंकि देखिए कि एक का जहां मैक्सिमा है वहां पर दूसरे का क्या है, मिनिमा है ना. तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे एक इमेज है ना, वो ये है, उसकी इंटेंसिटी ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है, उसका मैक्सिमम जहां पर आ रहा है वहां पर ही देखिए क्या आ रहा है, दूसरे वाले का आप देख पा रहे हैं कि दूसरे वाले का क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है. क्लियर है ये बात. तो अगर मैं यहाँ पर दो सर्कल्स बनाऊं, है ना, तो एक्चुअली होना क्या चाहिए कि इस तरीके की इमेज बननी चाहिए ना. तो जहां पर एक का सेंटर है वहां पर दूसरे डिस्क की पेरीफेरी आनी चाहिए, क्योंकि पेरीफेरी पर ही क्या होता है, मिनिमा होता है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, वही यहां पर लिखा है कि दिस मीन्स द रेडियस ऑफ ईच ब्राइट डिस्क शुड बी इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन देम. और ये बात बिल्कुल सही भी लग रही है बच्चों, क्योंकि आप यहाँ डायग्राम में देखिए, अगर एक का सेंटर ये है, दूसरे का सेंटर ये है ना, तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ क्या लिखा था कि दिस मीन्स द रेडियस ऑफ ईच ब्राइट डिस्क शुड बी इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन देम. तो इन दो डिस्क के बीच का सेपरेशन हम लोग क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे. और ये दूरी कितने के बराबर है, रेडियस के भी बराबर तो हम लोग कह सकते हैं ना, क्योंकि एक का सेंटर और उसी की पेरिफेरी जहां पर है ना, तो उन दूरी को भी क्या कहते हैं, रेडियस ही तो कहते हैं. तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ना. इन दिस केस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी हैज अ मिनिमम बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द इमेजेस. तो वो बात देखिए बच्चों, इस डायग्राम में बड़े आराम से समझ में आ रही है कि दोनों का सेंटर जहां पर है ना, उसके बीच में ही क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है ना. अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या लिखा है, इसी रेली क्राइटेरियन के हिसाब से टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर बेयरली रिजॉल्वेबल बाय दिस क्राइटेरियन मस्ट हैव एन एंगुलर सेपरेशन. कितना एंगुलर सेपरेशन होना चाहिए इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1.22 लैम्डा अपॉन डी के बराबर. तो देखिए बच्चों, इस चीज को अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो ये जो है, इसकी बात हो रही है, ये थीटा आर है ना, रिजॉल्व होने के लिए जो मिनिमम थीटा होना चाहिए. ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि P1 की इमेज यहाँ पर बन रही है, P2 की इमेज यहाँ पर बन रही है, लेकिन वो डिस्क इमेजेस है ना. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ऑब्जेक्ट्स के बीच में है वही एंगल इमेजेस के बीच में भी होगा, है ना. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से बराबर है. तो अब बच्चों में ये जो थीटा नॉट है ना, ये निकालूं, जिसे मैं थीटा आर भी कह रहा हूं, या फिर थीटा आई निकालूं, बात एक ही है. तो चलिए क्यों ना थीटा आई निकालने पे फोकस करें. थीटा आई कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं. आप किसी एक डिस्क को देखिए ना, अगर आप एक डिस्क को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ऊपर वाले डिस्क के मैक्सिमम वाले पोजीशन को. और जो P1 की इमेज है वो एग्जैक्टली उसका सेंटर कहाँ पर आ रहा है, जहां पर ऊपर वाली डिस्क का मिनिमा आ रहा है ना. तो हम लोग जानते हैं कि अगर सिर्फ एक डिस्क को देखें तो उसके मैक्सिमा, है ना, उसके मैक्सिमा और उसके मिनिमा, है ना, इनके बीच में जो एंगल आता है, मैं आपको याद दिला दूं कि वो कितना होता है ना. इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो अगर ये सेंटर है और ये क्या है, ये डार्क, पहली जो डार्क फ्रिंज है, पहली जो डार्क लाइन है वो ये रही, है ना. तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि वो जो एंगल है वही तो होता है साइन इनवर्स 1.22 लैम्डा अपॉन डी, है ना. तो इसका ये मतलब हो गया
कि यहाँ पर क्या लिखा है कि टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर बेयरली रिजॉल्वेबल बाय दिस क्राइटेरियन मस्ट हैव एन एंगुलर सेपरेशन, तो वो कितना होना चाहिए, थीटा आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और उसको हम लोगों ने यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझ भी लिया। और इससे बच्चों हमने कैसे समझा, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि थीटा नॉट जो है वो थीटा आई के बराबर होगा, और थीटा आई निकालने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करा, सिर्फ एक इमेज को हम लोगों ने देखा। एक इमेज का जहां मैक्सिमा है और जहां मिनिमा है उनके बीच में हमें पता है कि एंगुलर सेपरेशन कितना होता है, थीटा आर इज इक्वल टू साइन वर्स 1.22 लैम्डा अपॉन डी, हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो थीटा ओ है ना, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है वो कितना आ रहा है, वो भी इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों व्हेन वी विश टू यूज अ लेंस इंस्टेड ऑफ आवर विजुअल सिस्टम, है ना, जब हम लोग लेंस की मदद से क्या करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स को जिनके बीच में क्या है, स्मॉल एंगुलर सेपरेशन है, तो इट इज डिजायरेबल टू मेक द डिफ्रैक्शन पैटर्न एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो बच्चों हम लोग क्यों चाहते हैं कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल हो, क्योंकि आप देखिए बच्चों दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि जो पॉइंट इमेजेस होनी चाहिए थी वो एक्चुअली कैसी इमेजेस हैं, डिस्क इमेजेस हैं, और जो दोनों डिस्क है वो दोनों क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे को क्लैरिटी नहीं मिलती है ना। हम लोग कहते हैं कि जो दो इमेजेस है वो दोनों रिजॉल्व्ड नहीं है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो जितना कम हो उतना अच्छा है ना। तो मतलब बेसिकली हम लोग जो ये थीटा आर है ना, उसको क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, जिससे कि क्या हो जाए, वो जो डिस्क इमेजेस है वो पॉइंट इमेजेस की तरफ टेंड करे, है ना। तो अब इसे थीटा आर को छोटा कैसे करें, दिस कैन बी डन आइदर बाय इंक्रीजिंग द लेंस डायमीटर, है ना, स्मॉल डी को अगर हम लोग क्या कर दें यहाँ पर, इसको बढ़ा देंगे तो थीटा आर कम हो जाएगा, और बाय यूजिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, है ना। फॉर दिस रीजन अल्ट्रावायलेट लाइट इज ऑफन यूज्ड विथ माइक्रोस्कोप्स बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर देन अ विजिबल लाइट वेवलेंथ, है ना। तो हम लोग लैम्डा को अगर कम कर देंगे तो भी तो थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस टॉपिक के ऊपर एक सवाल देखते हैं। अ सर्कुलर कन्वर्जिंग लेंस विथ डायमीटर d इक्वल टू 32 mm एंड फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर forms images of distant point objects in the focal plane of the lens. The wavelength is lambda is equal to 550 nanometer. अब बच्चों सवाल के दो पार्ट है। पहला पार्ट है considering diffraction by the lens, what angular separation must two distant point objects have to satisfy release criterion, और जो सेकेंड पार्ट है वो है what is the separation delta x of the centers of the images in the focal plane, that is what is the separation of the central peaks in the two intensity versus position curves. तो देखिए बच्चों, हमारे पास इस सवाल के लिए हमने एक इमेज सोची है, और वो ये है कि यहाँ पर P1 और P2 जो है ना, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी इमेजेस जो है यहाँ पर फोकल प्लेन पे बन रही है इस लेंस के, है ना, क्योंकि ये बहुत दूर है तो इनकी इमेज ऑब्वियस है ना कि इस लेंस के कहाँ पर बनेगी, फोकल प्लेन पे बनेगी, है ना। तो लेकिन हमने जैसा कि देखा है कि ये जो इमेजेस हैं वो पॉइंट इमेजेस नहीं बनेंगी, बल्कि वो कैसी बनेंगी, वो डिस्क इमेजेस बनेंगी, है ना। और हमारे से पहले पार्ट में क्या पूछा गया था, व्हाट एंगुलर सेपरेशन मस्ट टू डिस्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैव, है ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमसे थीटा ओ पूछा गया ना, थीटा नॉट पूछा गया है। तो थीटा नॉट जो है वो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि थीटा नॉट जो है दैट शुड बी इक्वल टू थीटा आई, है ना। और थीटा आई हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि वो तो थीटा आर के बराबर है। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हमें ये पता है कि थीटा आर की वैल्यू कितनी है, 1.22 लैम्डा अपॉन डी है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें और डी की भी वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2.1 इंटू 10⁻⁵ रेडियन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, डेल्टा एक्स, है ना। व्हाट इज द सेपरेशन डेल्टा एक्स ऑफ द सेंटर्स ऑफ द इमेजेस इन द फोकल प्लेन, है ना। तो इनके सेंटर्स के बीच में कितनी दूरी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंटर्स के बीच की दूरी एक तरीके से क्या होगी, अगर आप किसी एक डिस्क को देखें तो उसके मैक्सिमम और उसी के मिनिमम के बीच की भी दूरी सेम हो जाएगी, राइट। तो डेल्टा एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्क लेंथ की तरीके का बिहेवियर है ना इसका, क्योंकि एंगल छोटा है। तो डेल्टा एक्स इज बिहेविंग लाइक एन आर्क लेंथ, है ना। तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा एक्स को बोल सकते हैं रेडियस इनटू एंगल, मतलब कि रेडियल डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, एफ के बराबर, क्योंकि ये जो इमेज है ये फोकल प्लेन पे बन रही है। और यहाँ पर थीटा कौन सा लेंगे, ये जो टोटल
थीटा आई है ना, जो कि थीटा आर के बराबर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों डेल्टा एक्स बराबर लिख देंगे एफ इंटू थीटा आई, जहां पर थीटा आई को हम लोग किस में रखते हैं, रेडियन में रखते हैं ना। तो यहां से देखिए हम लोगों ने थीटा आई तो निकाल रखा था ना, 2.1 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
देखिए डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 5 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल है, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार. What is the limit of resolution of a telescope whose objective has a diameter of 100 inch? है ना, तो यहां पर हमारे को क्या निकालना है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालना है। तो यहां पर बच्चों हमारे को समझ में ये आ रहा है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ना, मतलब कि हमारे को थीटा आर पूछा गया ना, तो थीटा आर जो है वो ऑलमोस्ट कितने के बराबर होता है, वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, है ना। यहाँ पर डी कितने के बराबर है, तो डी हम लोग जानते हैं कि ये डायमीटर हो जाएगा ना, तो हमारा जो डी है ना, वो कितने के बराबर आ जाएगा, 100 इंचेस के बराबर, है ना। और लैम्डा जो है वो हमारे को दे ही रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए पुट करके देखते हैं कि थीटा आर की वैल्यू कितनी आ रही है। तो बच्चों जब यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोगों ने करी तो थीटा आर की वैल्यू जो है ना, वो आ रही है हमारे पास 2.9 इंटू 10 टू द पावर -7 रेडियन के बराबर। तो बच्चों इस सवाल में हमारे को ये चीज़ समझ में आ रही है, एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि एक्चुअली ये जो थीटा आर है ना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो हम लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं कि जो टेलीस्कोप है उसका रिजॉल्विंग पावर क्या हो, हाई हो, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों की थीटा आर जो है ना, वो जितना कम हो उतना अच्छा है। मतलब कि कोई एक ऐसा टेलीस्कोप जो ऐसे दो स्टार की भी इमेज आपको दिखा दे, है ना, जो कि जिनके बीच का एंगुलर सेपरेशन बहुत कम हो, तो वो टेलीस्कोप अच्छा माना जाएगा, है ना। तो टेलीस्कोप करना क्या चाहता है, वो चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहता है। तो थीटा आर जितना कम होगा उतना बेहतर वो टेलीस्कोप कहलाएगा, है ना। तो एक टेलीस्कोप का काम होता है रिजॉल्व करना। अब थीटा आर जो है ना, थीटा आर जो है वो कम करने के लिए हमें क्या मेक श्योर करना होगा, हम लोग ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो डी है ना, वो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इसीलिए बच्चों जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है टेलीस्कोप की, वो उसका डायमीटर क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों वही बात यहाँ पर लिख दी गई है कि thus थीटा आर विल बी स्मॉल इफ द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज लार्ज, है ना। दिस implies दैट द टेलीस्कोप विल हैव better resolving power if d is large, है ना, diameter is large. It is for this reason that for better resolution a telescope must have a large diameter objective, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों जिस तरीके से अभी हम लोगों ने टेलीस्कोप के बारे में चर्चा की, उसी तरीके से माइक्रोस्कोप के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं ना। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे को क्या दिया हुआ है कि वी कैन अप्लाई अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट टू द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ microscope. In this case, the object is placed slightly beyond f so that a real image is formed at a distance v. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस से थोड़ा सा दूर है ना। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इमेज जो है वो कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, लेट अस से कि v डिस्टेंस पर बन रही है ना। और यहाँ पर जो हमारे को लेंस दिया हुआ है उसका डायमीटर कितना है, कैपिटल D दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी ऑलमोस्ट कितनी कह सकते हैं, f कह सकते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली बियॉन्ड f सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस प्लेस, है ना। तो बच्चों इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितना कह सकते हैं, तो मैग्निफिकेशन जो है ना, वो हम लोग कह सकते हैं v अपॉन f, है ना, ऑलमोस्ट v अपॉन f कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर f जो है ना, वो ऑलमोस्ट किसका रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का। क्लियर है ये बात। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास देखिए ये आ गई। इसके अलावा बच्चों इस डायग्राम के थ्रू हम लोग एक और चीज़ यहाँ पर कह सकते हैं, और वो ये है कि यहाँ पर जो d अपॉन 2 है ना, d अपॉन 2 जो है वो ये वाली डिस्टेंस होगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो d अपॉन 2 अपॉन f ये tan बीटा का रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d अपॉन 2 डिवाइडेड बाय f। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं बच्चों कि ये जो 2 बीटा एंगल है ना, 2 बीटा एंगल क्या है, 2 बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, कहाँ पर, एट द फोकस ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो डिस्क आई है ना,
उसका रेडियस आर नॉट है ना, वो कितना आ जाएगा, वो हम लोग इस डायग्राम से देख पा रहे हैं कि v इंटू थीटा के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ये बात। और हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू होती है 1.22 लैम्डा अपॉन डी के बराबर। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर नॉट इज इक्वल टू वी इंटू थीटा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी v मल्टीप्लाइड बाय 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। अब बच्चों हम लोगों ने रेली क्राइटेरियन में ये पढ़ रखा है ना, कि टू ऑब्जेक्ट्स हुज इमेजेस आर क्लोजर देन दिस डिस्टेंस विल नॉट बी रिजॉल्व्ड, है ना। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, और हमें ऐसा लगेगा कि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस नहीं है, वो तो एक ही इमेज है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो इमेजेस के बीच की दूरी है ना, वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट आर नॉट के बराबर होनी चाहिए। तो अब जो है बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं, हमें निकालना क्या था, मिनिमम सेपरेशन इन दी ऑब्जेक्ट प्लेन, है ना। हमारे को डी मिनिमम निकालना था, है ना। डी मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में दूरी क्या होनी चाहिए सच दैट कि वो रिजॉल्व हो सके ना, उनकी इमेजेस जो है वो रिजॉल्व हो सके। तो हमें बच्चों ये पता है कि जैसे कि आपको याद होगा HI/HO, है ना, ये किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। तो इसी के तर्ज पे अगर हम लोग चले, है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, है ना, वो भी एक तरीके से हम लोग क्या बोल देंगे, मैग्निफिकेशन के बराबर बोल देंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी मिनिमम, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, डी मिनिमम इमेजेस के बीच में डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन, है ना। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया कि ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना, मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू जो इमेजेस के बीच में मिनिमम दूरी आ रही है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मैग्निफिकेशन से। ठीक है। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड करा था कि इमेजेस के प्लेन में, है ना, उन दो इमेजेस के सेंटर्स के बीच की दूरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, आर नॉट, है ना, रेली क्राइटेरियन के हिसाब से। तो हम लोग अब इस बात पर पहुंच गए कि डी मिनिमम, है ना, ऑब्जेक्ट के बीच में कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय 1.22 लैम्डा अपॉन डी। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, मैग्निफिकेशन से। क्लियर हुई ये बात। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.22 लैम्डा वी अपॉन डी इंटू एम, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, डी मिनिमम, है ना, डी मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.22 एफ लैम्डा डिवाइडेड बाय डी के बराबर। और देखिए बच्चों ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि मैग्निफिकेशन बराबर कितना हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा था, v अपॉन एफ के बराबर। इसलिए मैंने यहाँ पर v अपॉन एम को किससे रिप्लेस कर दिया, मैंने v अपॉन एम को जो है f से रिप्लेस कर दिया ना। तो हमारे पास d मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई, 1.22 f लैम्डा अपॉन d। तो ये क्या है बच्चों, ये है ऑब्जेक्ट्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए, है ना, सच दैट कि उनकी इमेजेस क्या हो, इजीली रिजॉल्वेबल हो। ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप एक और चीज यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि tan बीटा इज इक्वल टू डी अपॉन टू एफ है, मतलब d अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 tan बीटा आ गई ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग d अपॉन एफ को देखें तो इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है, 2 tan बीटा से। तो d मिनिमम की एक और वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ tan बीटा। और एंगल स्मॉल है इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ साइन बीटा ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लग गया। इसके अलावा बच्चों कोई भी माइक्रोस्कोप ये जरूर चाहेगा, है ना, कि वो बेटर कहलाए, है ना। तो बेटर कहलाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स की भी इमेजेस को, है ना, रिजॉल्व कर सके सच दैट कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, बहुत कम हो, है ना। तो डी मिनिमम जो है ना, वो जितना कम रहेगा, राइट, डी मिनिमम जितना कम रहेगा उतना ही बेटर माइक्रोस्कोप कहलाएगा। करेक्ट है। तो इसी वजह से बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में जो मीडियम है ना, मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, तो वो एयर के बदले हम लोग क्या रख देते हैं, कोई मीडियम रख देते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो। तो उस केस में आपको समझ में आ रहा हो कि लैम्डा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैम्डा अपॉन म्यू में। तो अब उस केस में जो है डी मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1.22, है ना, ये हो जाएगी कितनी,
1.22 लैम्डा के बदले क्या लिख देंगे, लैम्डा अपॉन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है तो लैम्डा अपॉन म्यू, और 2 साइन बीटा है ना, ये तो एज इट इज यहाँ पर आ ही जाएगा, है ना। तो ये कब का केस है, जब मीडियम जो है ना, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, वो आ जाता है किसके बीच में, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में ना, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में आ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो म्यू साइन बीटा वाला टर्म है इसका नाम होता है न्यूमेरिकल एपर्चर, है ना। ये ऑब्जेक्टिव की न्यूमेरिकल एपर्चर कहलाती है, और बहुत सारे केसेस में ये ऑब्जेक्टिव पर मेंशन्ड भी होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और चीज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, है ना। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द मिनिमम सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स सीन एज डिस्टिंक्ट, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप को कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ डी मिनिमम, है ना। डी मिनिमम का मतलब क्या हो गया, मिनिमम सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स सीन एज डिस्टिंक्ट। It can be seen that the resolving power can be increased by choosing a medium of higher refractive index। इसी वजह से तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अभी भी डिस्कशन करा था कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में हम लोग क्या यूज करते हैं, एक मीडियम यूज करते हैं ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेटर से कि म्यू है ना। यूजुअली एन ऑयल हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास इज यूज्ड। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव। क्लियर है ये बात। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर है ना, ये मैंने रिलेशन यूज कर दिया, 1 अपॉन डी मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, 2 म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, है ना। तो रिजॉल्विंग पावर है ना, इसको अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, म्यू को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि नोटिस दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक साइन बीटा लार्जर दैन यूनिटी, है ना। साइन बीटा तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। Thus, we see that the resolving power of a microscope is basically determined by the wavelength of the light used, है ना। यहाँ पर जो लैम्डा है बेसिकली उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो बच्चों इस वजह से हम लोग फाइनली क्या देख सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, अब इसके 2 अलग अलग मेथड है। एक तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक ऐसा मीडियम चुने है ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, बहुत हाई हो, है ना। या फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसी वेवलेंथ, है ना, ऐसी वेवलेंथ का जो कि क्या हो, जो कि शॉर्ट हो, है ना। जिस वजह से आप देख पा रहे हैं कि लैम्डा डिनोमिनेटर में है, और इसकी वजह से क्या होगा, लैम्डा जितना छोटा होगा उतना ही ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो एक किरडोफ का आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, देयर इज अ माइक्रोस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव्स न्यूमेरिकल अपर्चर इज sin alpha is equal to 0.24, where alpha is the half angle subtended by the objective's rim. Find the minimum separation resolved by this microscope when an object is illuminated by light with wavelength lambda is equal to 0.55 micrometer। तो बच्चों हमारे को ये चीज़ पता है ना, हमारे को ये मालूम है कि अगर हमारे को क्या निकालना हो, मिनिमम सेपरेशन निकालना हो, है ना, मतलब कि हमारे को क्या निकालना है, डी मिनिमम निकालना है ना। तो उस केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डी मिनिमम विल बी इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा, है ना। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ना। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लैम्डा की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0.55 माइक्रोमीटर, फिर साइन अल्फा दे ही रखा है 0.24। तो अगर इन डेटा को हम लोग पुट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है, 1.22 इंटू 0.55 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा ना, माइक्रोमीटर दिया है। इसको डिवाइड कर देते हैं कितने से, 2 इंटू 0.24 से, है ना। तो यहाँ से देखिए डी मिन हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.4 माइक्रोमीटर, और यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए तो बच्चों आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। Assuming human pupil to have a radius of 0.25 centimeter and a comfortable viewing distance of 25 centimeter, the minimum separation between two objects that human eye can resolve at 500 nanometer wavelength is, और 4 ऑप्शन है हमारे पास, 30 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर और 300 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर आई लेंस को है ना यहाँ पर ड्रॉ करा है, और ये 2 ऑब्जेक्ट्स है ना P1 और P2,
जिनको हम लोग चाहते हैं कि हमारी आंख जो है ना वो क्या कर दे, रिजॉल्व कर दे। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेटिना ड्रॉ किया ना, दोनों की इमेजेस जो है वो कहाँ बनेंगी, रेटिना पर बनेंगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो थीटा आर है ना, थीटा आर की वैल्यू कितनी होती है, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, है ना। अब यहाँ पर देखिए डेटा में हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को रेडियस दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस दे रखा है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर के बराबर। ठीक है, साथ ही साथ हमारे को लैम्डा भी दे रखा है, तो हमें थीटा आर मिल गया। लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि जो थीटा आर है वो एक्चुअली थीटा नॉट या फिर थीटा आई है ना, दोनों के ही बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसका चलिए यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, थीटा आर अगर हमारा निकल आया है ना, तो हम लोग उसको थीटा नॉट के बराबर भी बोल देंगे, और P1 और P2 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, यही तो हमारे लिए डी मिनिमम कहलाएगा, है ना, और यही हमारे को निकालना भी है। तो हम लोग डी मिनिमम को क्या कह सकते हैं, डी मिनिमम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय दिस थीटा नॉट, है ना, जो कि थीटा आर के ही बराबर है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है ये कैसा है, स्मॉल एंगल है। ठीक है, तो चलिए बच्चों कैलकुलेशन चालू कर देते हैं। यहाँ हम लोग लिख देंगे 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थीटा नॉट जो थीटा आर के बराबर है, तो उसे लिख देते हैं 1.22, लैम्डा की वैल्यू है 500 नैनोमीटर, है ना, और इसको डिवाइड कैसे कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 0.25 सेंटीमीटर से, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और या साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 0.25 है और ये 25 है। तो मैं एक काम करता हूँ, 0.25 को लिख देता हूँ 25/100, है ना, तो 25 से ये 25 भी चला गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 1.22/2, ये हो जाएगा 0.61, है ना। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारे पास डी मिनिमम की है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू आ जाएगा 30 माइक्रोमीटर के। क्लियर है ये बात। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने क्या करा, हमें निकालना था कि अगर सिर्फ आंखों से देखें हम लोग, है ना, दो ऑब्जेक्ट्स को, तो उनके बीच की मिनिमम दूरी क्या होनी चाहिए, सच दैट कि उन्हें हमारी आंख क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके, है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या निकाल लिया, थीटा आर निकाल लिया ना, तो थीटा आर निकल गया। अब देखिए मैंने 25 सेंटीमीटर पर ही क्यों रखा, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं और पीछे रखता है ना, तो भी ये दोनों जस्ट रिजॉल्व हो जाते, लेकिन अब जो दूरी आती है इनके बीच में वो मिनिमम नहीं आती। तो अगर मिनिमम दूरी चाहिए तो मुझे कहाँ रखना होगा, इन्हें 25 सेंटीमीटर पर ही रखना होगा ना। तो इसी वजह से मैंने इन्हें कहाँ पर रखा है, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों कि आपको ये लेक्चर में सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।